सेविका का नाम ये कंबोजलाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए आज कौन सी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी ऑनलाइन फेक रिव्यूज वालों की। अब खैर नहीं, तेल बाजार में मची ये कैसी उठापटक, नौकरी के बाजार में हाहाकार, क्रिप्टो के बाजार में ये कैसी खलबली, आ रही है मोबाइल बिल की तगड़ी महंगाई, क्यों कठिन होने वाला है 2023 का बजट। इस पर चर्चा शुरू करेंगे। बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं, 2 महीने का समय बचा है। फरवरी के पहले हफ्ते में बजट आता है, अमूमन 1 तारीख को। क्या कुछ तैयारियां हैं, किन रोशनी में, किस पृष्ठभूमि के साथ इस बार का बजट बनना शुरू हुआ है, ये सब कुछ आज के इस मनी सेंट्रल में डिस्कस होगा। शुरुआत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स के फर्जी रिव्यू से ग्राहकों के हितों को बचाने के लिए नियम जारी किए हैं, जो सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे। नए नियमों में रिव्यू ऑथर और रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। शुरुआत में नए नियम को बाध्य नहीं किया गया, लेकिन जब इस फ्रेमवर्क को पूरी तरह बाध्य कर दिया जाएगा तो सभी ऑनलाइन उत्पाद और सेवाएं बेचने वाले प्लेटफॉर्म्स को इनका पालन करना होगा, और अगर उन्होंने इनका पालन नहीं किया तो वो गलत तरीके से कारोबार के दोषी माने जाएंगे। सर, कौन से नियम हैं, क्या नियम है ये? हाँ शुभम, आप सब लोग या हम सभी लोग जो ऑनलाइन सामान खरीदते हैं या ऑनलाइन चीज़ों की परचेजिंग या बुकिंग करते हैं, वो आमतौर पर उसके रिव्यू सेक्शन में ज़रूर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर प्रतिक्रिया कैसी है और इसके बारे में रेटिंग कैसी है। और इसमें लगातार भारत के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को, रेगुलेटर्स को इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि कंपनियाँ अपने उत्पादों के लिए रिव्यूज़ को स्पॉन्सर कराती हैं। अब जो नए नियम आए हैं वो नियम कई मामलों में ई कॉमर्स कंपनियों की आज़ादी भी ख़त्म करेंगे, और आप और हमको जो लोग रिव्यूज़ देखकर प्रोडक्ट खरीदते हैं उन्हें सही उत्पाद चुनने में मदद करेंगे। इसमें कई तरीके की शर्त रखी गई हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो कंज्यूमर्स के रिव्यू हैं वो उनको एडिट करने की छूट नहीं दी जाएगी। एक बार जो वो लिख देंगे वो फाइनल मान लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि रिव्यू लिखने से पहले जो ऑनलाइन प्लेटफार्म है उसे कंज्यूमर का वेरिफिकेशन करना होगा, यानी वो कोई बॉट तो नहीं है, कोई नकली व्यक्ति नहीं है। उसका जो डेटा कंपनी के पास है, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास है, उसके जरिए उसका वेरिफिकेशन होगा, उसकी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होगा। इस आइडेंटिटी में उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और आईपी एड्रेस और कैप्चा सिस्टम अप्लाई होगा, जिसके बाद ही वो अपना रिव्यू उसमें पोस्ट कर पाएगा। और इसके अलावा कुछ और नियम कंपनियों के लिए इस डेटाबेस से संबंधित रखे गए हैं। तो अब अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से रिव्यू देखकर स्टार रेटिंग के बारे में भी नियम तय किए गए हैं कि कोई भी उत्पाद को मिलने वाली 2, 3, 4 स्टार की जो रेटिंग उपभोक्ता देते हैं वो कैसे तय की जाएंगी। तो इसलिए अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो पहले ध्यान रखें कि जो नए नियम हैं उनके मुताबिक क्या सही ढंग से रिव्यू लिखा गया, या कंपनी ने खुद अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की समीक्षाएँ लिखवाई हैं। सऊदी अरब ने उन सभी अटकलों को विराम लगा दिया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि ओपेक देश कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ओपेक प्लस देशों की तरफ से कच्चे तेल के रोजाना उत्पादन में 5 लाख बैरल की बढ़ोतरी पर विचार हो रहा है। इस रिपोर्ट के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के भाव में तेज गिरावट देखने को मिली। भाव 10 महीने के निचले स्तर पर आ गया, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से इस तरह की खबरों को नकारा गया। उसके बाद कच्चे तेल के भाव में फिर रिकवरी दिखी। फिलहाल विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $87 के करीब है और WTI क्रूड का भाव $80 के नीचे बना हुआ है। सर, कल बाजार में कैसी उठापटक मची अचानक, और अब बाजार में कैसी संभावना दिखाई दे रही है? कल एक खबर वॉल स्ट्रीट से आई और उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर थी, और उसके बाद बाजार में हमने बहुत तेज मूवमेंट देखा। जैसा कि हम बराबर कहते रहे हैं कि कच्चे तेल का बाजार छोटी छोटी खबरों पर भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। इतनी तेज़ी से स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट नहीं करता है जितना क्रूड ऑयल का बाजार रिएक्ट करता है, और वो प्रतिक्रिया हमने कल बाजार में देखी। हालांकि वो खबर स्वाभाविक रूप से बहुत भरोसेमंद नहीं थी कि ऐसी स्थिति में जबकि कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है, 90 से 95 से ऊपर की, सऊदी अरब या ओपेक देश अपने यहाँ उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे। और वैसा ही हुआ। शाम तक सऊदी अरब के जो मंत्री हैं, तेल एनर्जी मिनिस्टर हैं प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान, उनका स्पष्टीकरण आ गया, और उसके बाद उन्होंने इस खबर से इनकार कर दिया कि सऊदी अरब अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा या ओपेक देश अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें प्रोडक्शन कट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कट करेंगे, आपूर्ति को संतुलित
संतुलित करने के लिए, क्योंकि बाजार में मांग कम हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ओपेक लगातार बाजार में मांग कम होने के संकेत दे रहा है, जो एक तरह से इस बात की तैयारी है कि अगर कीमतें एक निर्धारित स्तर से नीचे जाती हैं तो फिर ओपेक अपने उत्पादन में बढ़ोतरी के बजाय कटौती करेगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल तेल अर्थव्यवस्थाओं के सामने या तेल की बाजार के सामने है, वो दो हैं। एक, चीन की अर्थव्यवस्था कभी खुलती है कभी बंद होती है, वहाँ कोविड के नए केसेस आए हैं, और उसके बाद फिर चीन की अर्थव्यवस्था में कारोबार बंद होने की, चीन के कुछ शहरों में बंद होने के खतरे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये है तो कच्चे तेल की मांग पर डिमांड पर ना बढ़ने का या बढ़त रुकने का दबाव बनेगा, और इधर सऊदी अरब पर और इधर अगर रूस पर के कच्चे तेल के ऊपर कैपिंग आती है और उसकी आपूर्ति बाजार में सीमित होती है तो फिर बाजार में तेजी दिखाई देगी। तो अभी तेल का जो रेंज मिल रहा है वो 87 से $95 के बीच के रेंज में शायद कच्चा तेल मूव करेगा। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT से मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल के अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई है। इस अधिग्रहण को पूरा करने के लिए रिलायंस जियो को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एस्ट्रो अकाउंट में 3720 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। रिलायंस इंफ्राटेल के अधीन रिलायंस कम्युनिकेशन टावर और ऑप्टिकल फाइबर कारोबार चलता है। सर, इससे जियो को क्या फायदा होगा? मुकेश अंबानी कंपनी जब ये कंपनी को खरीद लेगी उसका पोर्टफोलियो कैसे मजबूत हो जाएगा? पहले तो ये कि एक ही ग्रुप की कंपनियां थी ये, जब टेलीकॉम समूह दोनों भाई साथ साथ चलाते थे मुकेश और अनिल अंबानी, तब एक ही कंपनी थी। फिर ग्रुप में बंटवारा हुआ और रिलायंस का इंफ्राट्रेल अलग हो गया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर देखें तो जियो को रिलायंस के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, और एक किस्म की सिनर्जी है, एक किस्म की कारोबारी संयोग है दोनों के बीच में, जिसके आधार पर जियो के लिए टेक ओवर महत्वपूर्ण होने वाला है। रिलायंस के पास करीब 1,78,000 किलोमीटर का फाइबर एसेट्स है पूरे देश में, 43,540 मोबाइल टावर्स हैं, और ये दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें रिलायंस जियो के 5G के एक्सपेंशन में के लिए ज़रूरी और महत्व काम करेंगे। और इसीलिए पिछले महीने जियो ने NCLT में जाकर इस एक्विजिशन की, इस अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा था। उसने पिछले महीने जियो ने लगातार इस बात की पैरवी की थी कि ये रिजोल्यूशन तत्काल किया जाए ताकि उसे ये नेटवर्क मिल सके। अब जियो के पास रिलायंस इंफ्राटेल का नेटवर्क आने के बाद जियो नेटवर्क को अपने 5G के एक्सपेंशन प्लान में और मौजूदा सर्विसेज के एक्सपेंशन प्लान में मदद मिलेगी। और इसके साथ रिलायंस समूह की एक कंपनी जो काफ़ी लंबे समय से बकायेदारी में, बैंकों के बकाये चुकाने में फंसी हुई थी, वो अब उबर कर वापस समूह के पास ही पहुंच गई है। टेक कंपनियों में हो रही छटनी और नई नौकरियों पर लगी रोक की वजह से इन कंपनियों के लिए कर्मचारी ढूंढने वाली HR फर्म्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो दिसंबर तिमाही के दौरान IT कंपनियों में आउटसोर्सिंग के जरिए दी जाने वाली नौकरियों में 55% की गिरावट आई है। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के साथ कई IT कंपनियों ने तेजी से आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की भर्ती की थी, लेकिन इस साल वैश्विक मंदी की आशंका से कई कंपनियों ने अपने यहाँ भर्ती रोक दी है और कई ने तो कर्मचारियों को निकाल दिया है। सर, नौकरियों के बाजार में ये लोग बहुत प्रमुख होते हैं जो कंपनियों के लिए हंटिंग करते हैं, लोगों को लाते हैं। अगर अब ये चुनौती फेस कर रहे हैं, इसका बाजार पर ओवरऑल क्या असर पड़ेगा? रोजगार बाजार में जो अप ट्रेंड शुभम दिख रहे हैं वो कई तरह से हमें गंभीरता से समझने वाले हैं। हमने रोजगारों में एक बड़ी छटनी देखी थी कोविड के लॉकडाउन के दौरान, और उस समय जो छटनी हुई थी शुभम, वो ब्रिक एंड मोर्टार या पुरानी अर्थव्यवस्था के रोजगारों में थी। कंपनियां जो उत्पादन करती थीं, जो ट्रेडिंग नेटवर्क्स थे, जो दुकानें थी, जो शॉपिंग थी, जो सर्विसेज थे, वहां से नौकरियां गई थी। जबकि इसका उल्टा ये था कि IT सेक्टर में नौकरियां बढ़ी भी थी और नौकरियों को बनाए रखा गया था और बल्कि रोकने की कोशिश की गई थी। अब जो हेड हंटर्स या जो जॉब लाने वाली फर्म्स हैं या रिक्रूटमेंट फर्म्स हैं, उनके आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल, मतलब अगर 2020 के क्वार्टर थर्ड की तुलना में हम इस बार के क्वार्टर थर्ड की तुलना में करें तो IT और BPO सेक्टर में 55% गिरावट आई है हायरिंग के रिक्वायरमेंट में या मांग में। इन कंपनियों के पास बड़ी कंपनियां जॉब्स के लिए आती हैं क्योंकि ये लोगों को चुनकर ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई करते हैं। IT सर्विसेज, प्रोडक्ट और टेक स्टार्टअप्स में 60% की गिरावट है, 60% की गिरावट, जो स्वाभाविक सी बात है कि 20,000 से ज़्यादा नौकरियां तो हमने पिछले कुछ ही महीनों में भारत के स्टार्टअप्स में जाते हुए देखी हैं। ई कॉमर्स में अभी फिलहाल
फ्लैट सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन ई कॉमर्स में भी अब 15 से 20% की गिरावट दिखाई दे रही है इसमें। और फार्मा सेक्टर ऐसा है जहां हमने 10% की बढ़ोतरी देखी है मांग में। ये पिक्चर दिख रही, ये पिक्चर भारत के रोजगार बाजार के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक दे रही है हमें। वो ये कि अब जो नौकरियों की छंटनी शुरू हो रही है वो आईटी सेक्टर में शुरू हो रही है, और आईटी सेक्टर में आमतौर पर हायरिंग भविष्य के निवेश की योजनाओं के आधार पर की जाती है। चाहे वो आईटी कंपनियां हों, सॉफ्टवेयर बनाने वाली हों, सर्विसेज देने वाली हों, या हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां हों, वो अर्थव्यवस्था की में विकास दर की संभावनाओं को आंक कर अगले 2 साल के लिए अपनी यहाँ क्षमताएं तैयार करती हैं, फिर सर्विसेज प्रोडक्ट प्रिपेयर करती हैं, उन्हें बेचा जाता है। अब जो हायरिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं वो अर्थव्यवस्था में ये बता रहे हैं कि आईटी सेक्टर को लेकर आकलन थोड़ा धुंधला पड़ रहा है और कमज़ोर पड़ रहा है, और इसके कारण जो भारत में सबसे ज़्यादा उभरता हुआ रोजगार देने वाला क्षेत्र था पिछले 6 सालों में, 5-6 सालों में अलग अलग तरह से इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार आए थे, वहाँ बेरोजगारी की नज़र लग गई है, या वहाँ बेरोजगारी अब काफ़ी गहरी दिख रही है। क्रिप्टो फर्म जेनेसिस ने कहा है कि निकट भविष्य में कंपनी को बैंकरप्सी दाखिल करने की जरूरत नहीं है। जेनेसिस ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने कुछ दिन पहले ही बैंकरप्सी के लिए आवेदन किया है। जेनेसिस का कहना है कि फंड जुटाने के लिए कर्जदारों से उसकी बातचीत चल रही है और उसका मकसद बिना बैंकरप्सी दाखिल किए फंडिंग की मौजूदा संकट से बाहर निकलने का है। सर, वैश्विक स्तर पर इतनी ज़्यादा हलचल है, भारत में क्या बाल बाल बच गए हम? अगर आप मेल्टाउन इस ताजे मेल्टाउन के दौर को देखें तो भारत के लोग बाल बाल बच गए। उसकी 2 बड़ी वजह थी, ऐसे 2 तरह से हम देख सकते हैं, नुकसान की दृष्टि से भी और भारत में जो नुकसान कम हुए उनकी दृष्टि से भी। पहली चीज़ तो ये कि पिछले साल जब 2020-21 से भारत के रेगुलेटर, खासतौर से इसमें RBI को धन्यवाद देना होगा कि RBI ने सारी दबाव के बावजूद, जबकि बाजार में हर व्यक्ति जो क्रिप्टो पर सवाल उठाता था उस पर सवाल उठाए जाते थे, उसे भविष्य विरोधी बताया जाता था, उसे नई तकनीकों की समझदारी ना होने के आरोप लगाए जाते थे, इन सारे दबावों के बीच रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से भारत में क्रिप्टो में निवेश ना करने की सलाह दी थी, और यहां तक कि भारत के रिजर्व बैंक ने खुलकर इसे पूंजी कहा था कि एक पूंजी स्कीम है। और वो जो माहौल बनाया गया, वो जो बताया गया, उससे बहुत सारे निवेशकों ने समय पर अपने को बचा लिया, या तो वो निकल आए या उन्होंने नया निवेश बंद कर दिया। सरकार इस मामले में काफ़ी ढीली थी, सरकार ने काफ़ी कुछ फैसले किए, कुछ नहीं किए, बिल लाने की कोशिश की, नहीं की, लेकिन बाद में बजट में एक तरह से सरकार ने इसे गैम्बलिंग की सीमा में डालकर यह संकेत दे दिया कि सरकार इस निवेश को प्रोत्साहित नहीं करना चाहती है, नहीं चाहती कि इसमें निवेश प्रोत्साहित किया जाए। तो भारत के दोनों रेगुलेटर, एक रेगुलेटर पहले जागा, दूसरा रेगुलेटर कमोवेश बाद में जागा, पर दोनों ने मिलकर क्रिप्टो को लेकर कम से कम भारत में ये परिस्थिति तो बना दी कि जो लोगों के पास अलार्म और वार्निंग पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुके थे। हालांकि तब तक भारत में काफ़ी कुछ प्रचार हो रहा था, सब कुछ चल रहा था, उसका असर ये हुआ कि जब हम आज FTX का मेल्टडाउन देखते हैं या बाकी कंपनियों एक्सचेंजेस का मेल्टडाउन देखते हैं, वैसा मेल्टडाउन हमने भारत में नहीं देखा। तो शुभम, एक पहलू तो ये, दूसरा पहलू ये कि माना जा रहा है कि भारत में करीब 2 मिलियन के करीब लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया था अलग अलग तरीके के 2,000 से 10,000 से 20,000 रुपए तक के छोटे इन्वेस्टमेंट थे, वो कहाँ गए, उनका कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। अब जबकि क्रिप्टो पूरी दुनिया में फिजल आउट हो रहा है, दुनिया भर के सरकार और रेगुलेटर्स इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो सरकार को भारत में कम से कम बताना चाहिए। क्यों कि सरकार ने अपने अलग अलग बयानों में कहा था कि बैंकों के जरिए उसके पास ये जानकारी है कि क्रिप्टो में कितना निवेश हुआ है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स तो बैंकों के जरिए हो रहे थे, और बाद में सरकार ने इसमें दखल करते हुए बैंकों और क्रिप्टो एक्सचेंजों के बीच ट्रांजेक्शन्स रोक दिए थे। इसमें जो पेमेंट गेटवेज और पेमेंट ऐप्स थे जिनके जरिए क्रिप्टो में निवेश किया जा रहा था, उनके पास भी आंकड़े मौजूद हैं, RBI के पास और सरकार के पास भी आंकड़े मौजूद हैं। तो कम से कम देश को इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए कि इस क्रिप्टो में कितना नुकसान हुआ और कितने लोग फंसे, ताकि लोग सतर्क रह सकें आने वाले समय में। और हमें यह भी याद रखना होगा कि ठीक 2 साल पहले भारत में बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे स्टार्स भारत में क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे थे, क्रिप्टो को खरीदने की सलाह दे रहे थे। और हमारे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ें जिनके बारे में रेगुलेशन सही नहीं है, सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को उनके बारे में कानून बनने से पहले तक खरीदने के लिए प्रेरित न किया जाए। ये क्रिप्टो से हमें सबक मिला है, लेकिन भारत में भी ऐसा नहीं कि भारत बिल्कुल बचा है, भारत में भी लोगों को ठीक ठाक नुकसान हुआ है क्रिप्टो पर, वो उतना बड़ा नहीं था जितना कि यूरोप और अमेरिका में हमें दिखता है। बिल्कुल, वहाँ हाथ जले, यहाँ उंगलियां तो यहाँ भी जली हुई होंगी। सर अच्छा, अब इसके बाद ये मेल्टडाउन हो गया, अब लोगों को समझ में भी आ गया, पॉन्जी बोल दिया गया, सब कुछ बोल दिया गया, क्या अभी इस पर कानून बनाने के लिए क्या बातचीत होगी, आगे बढ़ेंगे?
बजट का इंतजार है, क्योंकि सरकार पिछले 1 साल से क्रिप्टो पर कानून बनाने की बात कर रही है। बिल का एक मसौदा भी तैयार था। क्या सरकार क्रिप्टो पर अभी भी कानून बनाएगी या इसे मान लिया जाएगा कि ये पूंजी और ये खत्म हो रहा है? ये बात तो हमें बजट में सरकार से पता चलेगी। G20 देशों के बीच में भी हाल में चर्चा शुरू हुई क्रिप्टो को लेकर, एक नया आर्किटेक्चर बनाने की, प्राइवेट करेंसीज को लेकर। दूसरी तरफ अमेरिका में FTX का जिस तरह से डिबेकल हुआ है, उससे पहले कुछ और एक्सचेंजेस जिस तरह से टूटे हैं, उसके बाद अमेरिका के रेगुलेटर्स अब क्रिप्टो को लेकर काफी सतर्क हैं और अब काफी अलग अलग तरह से जांच और पड़ताल शुरू हुई है क्रिप्टो के कारोबार को लेकर। जो मौजूदा शेकअप हुआ ना शुभम, उसके बाद दुनिया के रेगुलेटर्स का भरोसा क्रिप्टो में फिलहाल जैसी आज की परिस्थिति है, उस हिसाब से क्रिप्टो को एक सुरक्षित या वास्तविक निवेश के तौर पर आगे बढ़ाने के से पहले दुनिया के निवेशकों को कई बार सोचना पड़ेगा। रही जहां तक डिजिटल करेंसी की बात, जो कि सेंट्रल बैंक की अपनी डिजिटल करेंसी है या जो किसी देश की अपनी संप्रभु मुद्राएं हैं, सॉवरेन करेंसी, उनके डिजिटल संस्करण, वो सब पूरी दुनिया में उनका इस्तेमाल, प्रयोग, पायलट शुरू हो गए। भारत में RBI ने रुपए का प्रयोग शुरू कर दिया है। चाइना में, यूरोप में, सब जगह अलग अलग जगह बैंकों के अपने डिजिटल करेंसी आना शुरू हो गए। पर प्राइवेट करेंसी, क्रिप्टो करेंसी या जिसको आप कोऑपरेटिव करेंसी कहें, इसे लेकर फिलहाल रेगुलेटर्स अब इस डिबेकल के बाद थोड़ा और ज़्यादा सतर्क दिखाई देंगे। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने हरियाणा और उड़ीसा में 28 दिन वाले मोबाइल प्लान की दरों में 57% की जोरदार बढ़ोतरी की है। इन दोनों राज्यों में अब ये प्लान 155 रुपये में मिलेगा। पहले ये प्लान 99 रुपये में मिलता था। यानी कि अब अगर आपको 1 महीने के लिए भी मोबाइल रिचार्ज कराना है तो कम से कम 155 रुपये खर्च करने होंगे। हरियाणा और उड़ीसा में इस बढ़ोतरी के बाद अब आशंका बढ़ गई है कि एयरटेल दूसरे राज्यों में भी प्लान महंगे कर सकती है। आशंका इस बात की भी है कि दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी इसी रास्ते पर चल सकती हैं और वे अपने मोबाइल के टैरिफ बढ़ा सकती हैं। सर, क्या रणनीति है? कंपनियों की बढ़ोतरी क्यों की जा रही है? शुभम, अब तक की हाल फिलहाल के वर्षों में एंट्री लेवल के ऊपर, जो सबसे नीचे स्तर के ऊपर लोग मोबाइल फ़ोन रखते हैं, उसमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। 155 रुपये का बेसिक प्लान है जो 28 दिन का होगा, जिसमें कि 200 MB का डेटा अवेलेबल होगा और 300 SMS फ्री होंगे। इस तरीके का 1 GB का डेटा इसमें होगा और 300 SMS फ्री होंगे। इस तरीके की बढ़ोतरी पहली बार हमने हाल फिलहाल में देखी है। हमने 2021 में देखा था कि एयरटेल ने ऐसे ही अपने कुछ और छोटे छोटे प्लान्स की कीमत बढ़ाकर इसको टेस्ट किया था, जब 79 से 99 रुपीज़ किया था, और अब ये काफ़ी बड़ी 57% की बढ़ोतरी है। कंपनियां 2 वजहों से इस बढ़ोतरी को देख रही हैं। एक तो ये कि कंपनियों को 5G में नया इन्वेस्टमेंट करना है। ये बात एयरटेल भी कह चुकी है कि उसको अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र एक निश्चित लेवल तक बढ़ाना है ताकि टेलीकॉम सेवा में नुकसान न हो सके। और इसलिए जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला रिचार्ज है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जिस सेगमेंट में आकर रिचार्ज करते हैं, वहाँ कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। और ये बढ़ोतरी अभी फ़िलहाल उड़ीसा और हरियाणा के सर्किल्स में है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि देश में टेलीकॉम दरें एक जैसी हैं, तो अन्य राज्यों में और अन्य सर्किलों में भी इसे लागू किया जाएगा। सर, आगे क्या संभावना बनती दिख रही है? 2 और संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद वोडाफोन आइडिया, जो बहुत ही मुश्किल में है राजस्व के कारण, वो तो सिर्फ इस हिचक में थी कि किसी तरह से बाकी कंपनियां दरें बढ़ाएं और उसके बाद उसे बढ़ोतरी मिले, तो वोडाफोन आइडिया भी एंट्री लेवल के रिचार्ज में बढ़ोतरी कर सकती है और जियो भी इसमें बढ़ोतरी करेगी। तो एक साथ हम अगर आप देखें तो 1 साल 1.5 साल पहले से भारत में एंट्री लेवल के रिचार्ज को महंगा करने का 80 रुपये से 155 रुपये तक लाने का दौर पूरा हो चुका है। और अभी एक बड़ा फ़र्क है कि शुरुआती तौर पर भी लोगों को महीने में 150 रुपये के आसपास का भुगतान करना पड़ेगा। ये जो 200 रुपये का मिनिमम आरपू होना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ने की तैयारी है। और अगर निचले स्तर पर प्लान्स की बढ़ोतरी होगी तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले लेवल पर भी अब प्लान्स में या उनके टैरिफ में बढ़ोतरी की जाएगी। 5G की शुरुआत के साथ भारत में जो मास कंजम्पशन की सेवाएं हैं उनका महंगा होना फिलहाल इस महंगाई में लोगों की जेब पर असर करेगा। लेकिन हम ये देख चुके हैं कि पिछले 3 साल में भारत में टेलीकॉम की दरें बढ़ी हैं, उसके बाद डेटा का कंजम्पशन भी गिरा है। ये आंकड़े भी TRAI से आए हैं कि डेटा का कंजम्पशन भी गिरा, लेकिन उसके बाद भी कंपनियां फिलहाल अभी अपनी बैलेंस शीट को ध्यान में रखने की कोशिश कर रही हैं, मांग को उतना ध्यान नहीं दे रही। और एक मोनोपोली डुओपोली बाजार में कंपनियों के पास अकूत ताकत भी होती है और वो अपने तरीके से भारतीय बाजार में केवल 2 ही कंपनियाँ हैं, तो वो टैरिफ तय करने के लिए स्वतंत्र भी हैं, तो इसलिए उपभोक्ताओं के पास बहुत ज़्यादा विकल्प भी नहीं। अगले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2.5 महीने से भी कम का समय बचा है। यही वो समय होता है जब हर साल बजट की तैयारी शुरू की जाती है। वित्त मंत्री अलग अलग हितधारकों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग सेक्टर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात करती हैं। ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन अगले साल का जो बजट है, यानी कि जो 2023 का बजट है, वो
कई मायनों में बहुत जटिल रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि वो ऐसी रोशनी में आ रहा है जब भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान लगातार घटाए जा रहे हैं। मसलन रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने भारत की ग्रोथ अनुमान में बड़ी कटौती की। एजेंसी ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले 6.9% का अनुमान था, यानी कि पूरे 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी गई। क्रिसिल ने क्या किया? क्रिसिल ने 2022-23 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को घटाकर 7% कर दिया। पहले 7.3% था। एक और एजेंसी इकरा, वो भी इंपॉर्टेंट एजेंसी है, उसने जीडीपी का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया, यानी कि 7 से भी नीचे आ गए। सितंबर तिमाही के दौरान जो जीडीपी के आंकड़े हैं सितंबर तिमाही के, वो आने वाले हैं 30 नवंबर को। उससे पहले ये अनुमानों में कटौती हुई है। सर, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि ये बजट जो है 2023 का, ये किन मायनों में पिछले तमाम बजट से, 2014 से ये सरकार बजट ला रही है, किन मायनों में ये पिछले तमाम बजटों से ज्यादा जटिल होने वाले हैं? 2-3 सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये बजट भारत में आम चुनाव से पहले का आखिरी बड़ा बजट होगा, और इसके बाद आम चुनाव होंगे, और उससे पहले जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें वोट एंड अकाउंट आता है। और तो पहली चीज़ तो ये कि राजनीतिक रूप से ये इस सरकार के लिए अपनी बड़ी स्कीमों को लागू करने का, परंपरा के हिसाब से बड़े खर्च करने की अपेक्षाएं लेकर आएगा। और खासतौर पर जब हम मंदी की प्रक्रिया से उबर रहे हैं तो सरकार को कुछ और करने की ज़रूरत होगी। तो एक तरफ तो ये चुनौती जो सामने दिखाई देती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में पहली बार शायद 2014 के बाद अगला बजट जो बनेगा, जो अगले साल का बजट है, क्योंकि हम बात अगले साल के बजट पे कर रहे हैं, इस साल तो जो पास हो गया वो हो गया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस साल की ग्रोथ का मतलब क्या है। अगले साल के सारे ग्रोथ अनुमान 6% से नीचे के आर्थिक विकास दर के हैं। और शायद पिछले 6-7 सालों में शुभम पहली बार ऐसा होगा जब कोई बजट सब 6% या 6% से नीचे की आर्थिक विकास दर की छाया में बनेगा। यानी इस बजट के पास की जिम्मेदारियां ये होंगी कि भारतीय आर्थिक विकास दर को 9% और 10% तो छोड़ दिया जाए, खींचकर किसी तरह 6.5-7% तक ही सीमित रखा जा पाए। इसके लिए अकूत संसाधन जुटाना, नया निवेश करना, लोगों के हाथ में पैसा छोड़ना, डिमांड बढ़ाना, ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो कि डिमांड बुरी तरह टूटी हुई। और दूसरी तरफ चुनाव की दृष्टि से उन सारी स्कीमों पर और बाकी चीज़ों पर खर्च करना। और ऐसी परिस्थिति आमतौर पर हमने पिछले बजटों में नहीं देखी। चुनावी बजट तो आते रहे, पर उनके बैकड्रॉप में, उनके सामने या उनके पीछे कोई बड़ी आर्थिक विकास दर में गिरावट पिछले 6-7 सालों में हमने नहीं देखी थी। अगर आप कोविड के 2 साल निकाल दें, उनको अलग कर दें, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल डिसरप्शन था जो हमारे सामने आया था। सर, जीडीपी अनुमान में कटौती ऐसे समय में हो रही है जब बजट की तैयारियां शुरू हो रही हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती को कितना बड़ा और कर देगी? इस साल के जीडीपी अनुमान में कटौती काफ़ी बड़ी है, और हम लगातार इस पर मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे कि हमने भारत के जीडीपी अनुमानों में किसी एक साल में इतनी तेज कटौतियां कम ही देखी। 100 बेसिस पॉइंट की 40 बेसिस पॉइंट की, 30 बेसिस पॉइंट की कटौतियां हुई हैं। तो अब हमारे पास सामने नवंबर में जब आंकड़े आएंगे अभी दूसरी तिमाही के, तब हमें तो स्थिति और स्पष्ट होगी। एक तरह से बजट की पृष्ठभूमि तय करते हुए दुनिया भर की एजेंसियों ने, भारत का रिजर्व बैंक हो, इकरा हो, क्रिसिल हो, या गोल्डमैन सैक्स हो, नोमुरा हो, सबने तय कर दिया है कि ये बजट जहां हमें छोड़ कर जाएगा वहां आर्थिक विकास दर 6.5% के आसपास रहेगी, 6.5%, 7% के आसपास रहेगी। जबकि पिछले 2 साल में, 3 साल में सरकार के पास जो भी सीमित संसाधन उपलब्ध थे, हालांकि हम फिर कहते हैं कि सरकार के खर्च से अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 17-18% का खर्च सरकार अर्थव्यवस्था में करती है, पर सरकार ने जो भी संसाधन इसमें डाले थे, उसके बाद भी जो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर थे, जो मौजूदा परिस्थितियां थी, जो टूटी हुई मांग थी, उसके कारण भारत की आर्थिक विकास दर पिछले साल के नुकसान की भरपाई के बराबर लेवल पर ही होगी। हमने कोई बहुत तेज रिकवरी या बहुत तेज बाउंस बैक नहीं दिखाया। जहां हम जितना नुकसान थे उसकी खींचतान कर भरपाई कर पाएंगे। साल के अंत तक होते होते शायद उस नुकसान का एक छोटा सा हिस्सा बाकी रह जाए, पूरी तरह से हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जबकि काफ़ी ताकत लगाई गई, जिसको अगर हमें कहें काफ़ी हैवी लिफ्टिंग की गई पिछले दिनों में इस डिमांड को अप करने की। इस छाया में ये बजट, ये साल गुजरेगा जिसकी तैयारी शुरू हो रही, पर जो दूसरी छाया है वो ज़्यादा गहरी और ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर में बेस इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। पिछले 2-3 साल का जो भी चीज़ें थी सब खत्म हो जाएंगी, नए सिरे से गाड़ी शुरू होगी, और वहाँ अनुमान ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। यानी अगर आप 2022 को भारत की आर्थिक विकास दर की सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं तो शायद आप बदलिए। 2023 भारत की आर्थिक विकास दर की सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है, जहाँ 6% से कम की आर्थिक विकास दर होगी। अब यही वित्त मंत्री की चुनौती है, वो संसाधन कहाँ से लाएंगे जिन संसाधनों से वो भारत की आर्थिक विकास दर को 6.5% के आसपास तो कम से
तक हम पहुंचा सकें, जो कि भारत की अपेक्षाओं जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल कम है, नगण्य है। जितना नुकसान हम कारोबार में देख चुके हैं, रोजगारों में देख चुके हैं, इनकम में देख चुके हैं, उसकी भरपाई के लिए तो भारत को अगले 3 साल में 4 साल में डबल डिजिट में ग्रो करना है। तब आप उन नुकसानों की भरपाई कर सकेंगे जो 3 साल की मंदी और कोविड और लॉकडाउन के कारण हुए। और इस ग्रोथ की रोशनी की दृष्टि में जो हमारे सामने दिख रही है इस साल की, अगले साल की बजट काफ़ी पेचीदा दिखाई दे रहा है। इस साल की पहली छमाही के दौरान देश की कंपनियों के औसत ऑपरेटिंग कैश फ्लो में गिरावट देखने को मिली है। खासकर मेटल, सीमेंट, रियल एस्टेट और केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को कैश फ्लो में कमी से ज़्यादा दिक्कत हुई है, उनको ज़्यादा बड़ा घाटा हुआ है। सर, कंपनियों के मुनाफे भी घटे हैं, कैश फ्लो भी घट रहे हैं। बजट के नजरिए से अगर देखें, कंपनियों की तरफ से खड़े होकर अगर इस बजट को देखें तो ये कितना पेचीदा है? ये एक और बड़ी चुनौती है। और मैं क्योंकि हमने जानबूझकर इसमें बजट और इसके साथ समझने की कोशिश की, हमने कंपनियों के नतीजों पर विस्तार से चर्चा की मनी सेंट्रल के पिछले एपिसोड्स में। और भारत की कंपनियां अब अपने मुनाफों की ढलान पर आ गई हैं। वो ढलान हमें इस पिछली तिमाही के नतीजों में दिखाई दी। जो प्रमुख आंकड़े हमें बताते हैं कि कंपनियों के कैश फ्लो में जो एग्रीगेट नंबर आ रहा है, उसके हिसाब से कंपनियों के कैश फ्लो में कम से कम 4.5% के आसपास की गिरावट आई है। प्रमुख कंपनियों के पास जो नकदी आ रही, इससे दो बड़े संकेत बजट के लिए निकलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी निजी निवेश नहीं बढ़ा है। यदि कंपनियों के मुनाफे दबाव में हैं, हम उनकी इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बढ़ रही है, इन आंकड़ों ने यह भी दिखाया। और अब उनके डेली कारोबार से आने वाले कैश फ्लो में भी कमी हो रही। ये तीनों चीजें भविष्य में निवेश के लिए अच्छी सूचनाएं नहीं है। सरकार के प्रोत्साहन के बाद भी यदि कंपनियों को बाजार में डिमांड नहीं दिखेगी, उनके पास सही पूंजी और नकदी नहीं होगी, तो वो शायद आने वाले समय में निवेश नहीं करेंगी। एक चीज। दूसरी चीज ये कि कैश फ्लो की गिरावट सरकार को लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू में भी असर डाल सकती है। और अगले साल के लिए भी यहां से रेवेन्यू का गाइडेंस मिलता है कि अगर अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे रहेगी, तो सरकार ने जो रेवेन्यू की बायंसी इस साल देखी, जिस बायंसी के कारण, जिस तेजी के कारण रेवेन्यू बढ़ा था, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल मंदी में थी और वहां से हमने रिकवरी देखी थी, वह बायंसी भी अगले साल मेंटेन नहीं की जा पाएगी। तो यानी इस बजट में सरकार को कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो निजी निवेश का सूखा है, ये जो निजी निवेश का अकाल है, ड्राउट है, ये टूटे। और इसके लिए कंपनियों को में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। उनके आंकड़े उन्हें वो भरोसा लेने नहीं दे रहे हैं। अगर आप कंपनियों के नतीजों को बहुत कायदे से स्कैन करें तो आपको दिखाई देगा कि ये आंकड़े कंपनियों को अगले 6-7 महीने के लिए नए निवेश के लिए भरोसा नहीं देते हैं। ये बात कैश फ्लो के आंकड़ों से भी, उनके ब्याज दर के भुगतान के आंकड़ों से भी और प्रॉफिट के आंकड़ों से भी दिखाई देती है। सर, आखिरी सवाल मेरा बजट के पूरे गणित पर होगा। 2-3 चीजें अगर आप देखें, टैक्स के मोर्चे पर फिर भी कुछ राहत है, चाहे जीएसटी हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, वहाँ ठीक है चीज़ें। लेकिन उसके इतर जो संसाधन जुटाने की बात थी, चाहे वो मोनेटाइजेशन प्लान हो, चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पर एक तो सरकार दोनों मोर्चों पर पिछड़ी है। और दूसरी तरफ अगर खर्चे देखें तो वो मुंह बाए खड़े हैं। चाहे आप फर्टिलाइजर सब्सिडी देखिए, फूड सब्सिडी देखिए, तो आपको क्या लगता है गणित पर, पूरी बजट की गणित किस तरीके से बिखर सकती है? इस साल बजट की गणित बिखरेगी शुभम, इसमें थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि इस साल खींचतान कर, चूंकि रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, बजट में 2 ही जगह दबाव दिख रहा है हमें। एक खर्चे के हिसाब से एक बड़ा दबाव दिख रहा है फूड सब्सिडी के स्तर के ऊपर। सरकार अगर 3 लाख करोड़ के आसपास की सब्सिडी, इस साल फूड सब्सिडी बढ़ सकती है, क्योंकि मुफ्त अनाज की स्कीम अभी दिसंबर तक जारी है। गहरी दुविधा है सरकार के सामने, बड़ा चुनाव सामने है, उसके बाद कई राज्यों के चुनाव उससे पहले होने। अगर मुफ्त अनाज की स्कीम फिर और लंबे समय तक जारी रखनी है, जबकि भारत के अनाज भंडार में कमी है, तो आप मान लीजिए कि इस साल के बजट का एक हिस्सा पटरी से उतरेगा और अगले साल के लिए उतने संसाधन भी बजट में नहीं होंगे। जो समस्या इस बजट से इस साल छोड़कर जाएगा, वो ये समस्या छोड़कर जाएगा कि इस साल बजट को किसी तरह से घाटे को सीमित करके संतुलित रखा जा सकता है। लेकिन अगले साल जब भारतीय अर्थव्यवस्था को और राजनीति को, सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीति को भी और अर्थव्यवस्था को भी सबसे ज्यादा पंप प्राइमिंग की जरूरत है, सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत है, उस समय सरकार के हाथ में ज्यादा संसाधन नहीं होंगे। इस साल के आंकड़ों में एक तो फूड सब्सिडी दबाव की वजह है और दूसरा पेट्रोलियम सब्सिडी, जो कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि तेल कंपनियों के नुकसानों की भरपाई सरकार को करनी होगी। अगले साल, इस साल जो अतिरिक्त स्रोत थे आय के, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट पूरा नहीं हो पाया। सरकार ने LIC और अभी जो हमने एक्सिस बैंक में हिस्सेदारी बेचते देखा, वही छोटा सा हिस्सा बिका। जो सरकार का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान था वो भी काफ़ी पीछे है, क्योंकि कई सारी बड़े प्लान थे पर सरकारी विभाग अपनी संपत्तियां नहीं बेच पाए। अब अगले साल सरकार को इस पर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, विनिवेश के लिए भी और एसेट मोनेटाइजेशन के लिए भी। लेकिन शेयर बाजार को लेकर जो नई संभावनाएं आ रही हैं, आज गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई कि अगला पूरा 2023 जो है वो बेयर जोन में जाएगा। शेयर बाजारों में उतनी तेजी नहीं दिखाई देगी। इसलिए 2023 का बजट अब
एक नए संदर्भ में, बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा कि लो ग्रोथ को प्रॉप अप करने के लिए लगभग ये वैसी स्थिति है जैसी स्थिति कि आप अर्थव्यवस्था को सिंक से निकालने के लिए नए सिरे से उसमें निवेश करना चाहते हैं। और उस समय तक जब कि 2 साल में महामारी और मंदी से लड़ते लड़ते बजट थक चुके हैं, सरकार का भी बजट भी थक चुका है, राज्य सरकारों के बजट भी थक चुके हैं। इस दृष्टि से बजट को देखना ज़रूरी होगा और इसलिए ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। बिल्कुल, और इस बजट को पूरा समझने के लिए, उसका प्री रन अप, बजट के आने और उसके बाद तक मनी 9 के साथ बने रहिएगा तो आपको बजट की हर छोटी बड़ी बात पता चलती रहेगी। खैर, मनी सेंट्रल में आज इतना ही। चलते चलते स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं, जो है रबी सीजन की बुआई पर। कहाँ अगड़े, कहाँ पिछड़े, कहाँ क्या स्थिति, क्यों स्थिति, ये सब कुछ बता रही है आपको मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार। रबी की खेती का सीजन पीक पर है और जिन फसलों का बाजार भाव सरकार के समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है, किसान भी उनकी खेती को ही ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। यही वजह है कि अब तक हुई रबी की खेती पिछले साल के मुकाबले 7% आगे चल रही है और गेहूं तथा सरसों की खेती में जोरदार उछाल देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े देखें तो 18 नवंबर तक देश भर में गेहूं और सरसों के रकबे में करीब 15% का उछाल आया है। रबी धान, मक्का और जौ की खेती भी पिछले साल के मुकाबले आगे है। दलहन की खेती हालांकि कुछ पिछड़ी हुई है, लेकिन गेहूं और सरसों की वजह से कुल रबी बुआई पिछले साल से काफी आगे है। अधिकतर उन फसलों की खेती बढ़ी है जिनका बाजार भाव सरकार के तय किए गए समर्थन मूल्य से ऊपर है। कृषि उपज मंडियों में भाव 2500 रुपए के ऊपर चल रहा है, जबकि समर्थन मूल्य 2125 रुपए है। मंडियों में सरसों का भाव भी 6000 रुपए है, जबकि समर्थन मूल्य 5450 रुपए है। चने की खेती कुछ पीछे है और उसका मंडी भाव भी सरकार के तय किए गए एमएसपी से नीचे है। बीते खरीफ और रबी सीजन के दौरान देश में चावल और गेहूं की उपज घटी है, जिस वजह से सरकारी गोदामों में भी अनाज का स्टॉक कई वर्षों के निचले स्तर तक पहुंच गया है और इस वजह से भी गेहूं और चावल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो किसानों को इनकी खेती के लिए प्रेरित कर रही है। 1 नवंबर तक केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का स्टॉक 376 लाख टन दर्ज किया गया है, जो 6 वर्षों में नवंबर की शुरुआत का सबसे कम स्टॉक है। इसमें भी गेहूं का स्टॉक तो 14 साल के निचले स्तर पर है। इस साल रबी की खेती को बढ़ाने में मौसम भी साथ दे रहा है। मानसून सीजन के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले 6% ज्यादा बरसात हुई है, जिस वजह से जमीन में फसल के लिए नमी पर्याप्त है और मानसून सीजन बीतने के बाद अब तक सामान्य के मुकाबले 29% तक अधिक बरसात हो चुकी है, जिस वजह से झीलें और तालाब पानी से भरे हुए हैं और मौसम की इसी अनुकूलता की वजह से रबी की खेती बढ़ रही है। मौसम अगर आने वाले दिनों में भी अनुकूल रहता है तो इस बार रबी की खेती का नया रिकॉर्ड बन सकता है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।